अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद नसरुल्लाह मरी के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि इलेक्शंस 2024 की आमद है और हम देख रहे हैं कि इन दिनों मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अपना मंशूर पेश किए जाने का सिलसिला भी जारी है। पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से मंशूर पेश किया गया और आज ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से अपना मंशूर अभी तक पेश नहीं किया गया, वो भी पेश कर दिया गया है और हमने देखा कि बड़ा प्रीसाइज और एक जामे मंशूर सामने आया है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मंशूर में अहम निकात सामने आए हैं, जैसे कि महंगाई को कम करना, मुआशी इस्लाहात को बेहतर करना और भी दीगर अहम निकात हैं, क्या वो मुमकिन हो सकते हैं या फिर गुज़श्ता दौरे हुकूमत की तरफ सिर्फ मंशूर को हवा में उड़ा दिया जाना या फिर सिर्फ आवाम को धोखे में रखना, और ये सब क्या मुमकिन हो पाएगा जो मंशूर नूनी की तरफ से पेश किया गया है उस पर अमल दरामद करना? आज इसी मौजू को हम ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। रिजवान रजी साहब है, सीनियर तज्जियाकार हैं और अपनी तज्जियाती राय पेश करने के लिए काशिफ हफीज साहब भी मौजूद होंगे और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए वकास गौरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं रिजवान रजी साहब को। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आज जो नून लीग की तरफ से मंशूर सामने आया है वो क्या मुमकिन होगा आने वाले दिनों पर उस पर अमल दरामद करना? जैसे कि ये बताया गया है कि मुआशी इस्लाहात को बेहतर करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन अगर हम गुज़श्ता दौरे हुकूमत की बात करें तो सिर्फ ये दावे ही किए जाते रहे। अब कितनी हद तक इस पर अमल दरामद होता हुआ मुमकिन लग रहा है? देखिए, जब इस मंशूर को पेश किया गया तो इस मंशूर पे स्पीच करने की बजाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आज वो दिल की बात करेंगे और उन्होंने मंशूर के लिए लिखी गई तकरीर एक तरफ रख दी और उन्होंने दिल की बात की। और जिस दिल की बात का एक पॉइंट एजेंडा था या एक पॉइंट गुफ्तगू थी और वो ये थी कि मुझे क्यों निकाला या वोट को इज्जत दो। अब ये बात जो है या इसको इन सो मेनी वर्ड्स तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन उन्होंने 2-3 मर्तबा बड़ी तसरीह के साथ दोहरा के ये बात कही कि अगर हमें टाइम पूरा करने दिया जाए या किसी भी मुंतखब हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाए और तो फिर जो है वो इस तरह की चीजें हासिल हो सकती हैं। मतलब उन्होंने किसी अदारे की तरफ या इशारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इमरान जो हैं वो मतलब चेयरमैन पीटीआई की तरफ इशारा किया, बानी पीटीआई की तरफ के जनाब उन्होंने ये हरकतें की और मिसाल उन्होंने यही दी। लेकिन वन पॉइंट एजेंडा उनका यही था कि जनाब जो किया जाए, अगर ये हो जाए तो फिर ये गोल्स जो हैं अचीवेबल है। जहां तक बात है 16 माह की, जाहिर है वो एक क्राइसिस का दौर था जो पिछली हुकूमत गई है पीडीएम की और उसके साथ पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थी, वो एक क्राइसिस का दौर था। वो उस दौर के तमाम जिसे कहना चाहिए डिसएडवांटेज हैं उसको भी अपनी झोली में डालने के लिए तैयार है और अपने भाई को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। इस के हवाले से अगर हम देख लें तो इसमें बहुत सारी बातें जिसपे पैसा कोई नहीं लगना वैसे बाय द वे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये इसके अंदर जो टारगेट्स हैं वो कैसे अचीव होंगे तो उन्होंने, और इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, तो उन्होंने उंगली को ऐसे कर दिया। और ये एम्पायर की उंगली नहीं थी वैसे बाय द वे, जिस तरह एम्पायर तो ऐसे खड़ी करते हैं ना उंगली, उन्होंने ऐसे उंगली खड़ी की, अल्लाह की मतलब ऊपर की तरफ अल्लाह की तरफ इशारा कर दिया। तो मेरा मतलब है कि उनको पता है कि उन्होंने गोल्स कैसे अचीव करने हैं, बस वो बार बार इस अमर की यकीन दहानी और गारंटी चाह रहे थे कि उन्हें टर्म पूरी करने दी जाएगी। आज हैरत के तौर पे उन्होंने सवालों उनसे बड़े तलख सवाल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आज किसी भी बिटर क्वेश्चन का जवाब नहीं देना जिससे आप दो तरह के मानी निकाल ले और ये मेरे जो मंशूर की लॉन्चिंग सेरेमनी है इसको स्पॉइल कर दें। लिहाजा उन्होंने ज्यादातर सवालात के जवाब देने से अवॉइड किया। ताहम जब उन्हें पूछा गया कि आपकी तरजीह नंबर 1 क्या होगी तो उन्होंने कहा कि मईशत और मईशत की बहाली, ये उनकी पहली तरजीह होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि देखें इलेक्शन में अवाम जो है वो किसको वोट देते हैं, किसको मैंडेट देते हैं, उसके बाद ही फिर हम उनसे मंशूर के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस मंशूर के अंदर ये लिखा हुआ है, इसके टाइटल के बिल्कुल अंदर वाले पेज के ऊपर अगर आप देखें, आप उसे सेकंड पेज भी कह सकते हैं और सेकंड लास्ट पेज भी कह सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस मंशूर की एक मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी
जो हर 3 माह के बाद इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट पार्लियामेंट और काबीना को दिया करेगी। मेरा ख्याल है ये इसके अंदर एक यूनिक चीज है। दूसरा, सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का खाना मिलेगा सरकार के खर्चे से, ये भी बड़ी प्रॉमिसिंग बात है। अगर मैं देखूं बिजली के हवाले सिर्फ इतना ही है कि 10 से 20% सॉरी 20 से 30% हर बंदे के बिजली के बिल जो है वो कम कराएगी हुकूमत अगले 5 साल में, तो फौरी तौर पे कोई रिलीफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रिजवान नज़ीर साहब हमारे साथ रहेगा। वकास गौरी से भी हम बात कर लेते हैं। वकास, जिस तरह से रिजवान नज़ीर साहब यही बात कर रहे हैं कि मईशत की बहाली पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जो नून लीग की तरफ से मंशूर पेश किया गया है, और नवाज शरीफ की तरफ से आज ये भी बात की गई है कि मैं तो अपनी हुकूमत सिर्फ 2017 की हुकूमत तक ही समझता हूँ। ऐसा क्यों है? अच्छा, जो आज मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई है उसमें जब उसके बाद मंशूर पेश किया गया तो मियां नवाज शरीफ के साथ जो रस्मी गुफ्तगू हुई उसमें भी जब उनसे पूछा गया कि आप सबसे पहले किस जो है शोबे में काम करेंगे, तो उनका जवाब था कि मीशत पे ही काम करेंगे। मीशत जो है वो मुस्लिम लीग नून की अवलीन तरजीह है और इसके लिए मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उसके पास एक काबिल और तजर्बाकार टीम भी मौजूद है, जिसमें जो इसहाक डार हैं, जो मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी और बाएतमाद साथी हैं वो हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून जो है उसका फोकस जो है, जो उसके मंशूर के बुनियादी निकात से भी लगता है कि वो मीशत की बहाली। और इस मौके पर एक जो दिलचस्प बात जिसका आपने अभी तज़किरा किया है वो ये कि 2017 तक मियाँ साहब अपनी हुकूमत को समझते हैं। तो जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ मौजूद शुरा जिसमें सीनियर सहाफ़ी भी थे, रिजवान रज़ी साहब भी वहीं पे मौजूद थे, तो मियाँ नवाज शरीफ ने एक मौके पर कहा कि वो महंगाई का ज़िम्मेदार खुद को नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जो हुकूमत थी वो 2017 तक थी। तो फिर अचानक ही उनको लगा कि मियाँ शहबाज शरीफ भी साथ बैठे हैं, तो उसके बाद मियाँ साहब ने जो है वो बात का रुख बदला और उन्होंने फिर शहबाज शरीफ को शाबाश भी दी और उन्होंने कहा कि इनका ये कारनामा है कि इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। तो इस पर उन्होंने शाबाश दी। लेकिन ये बड़ी अहम बात है क्योंकि मरियम नवाज़ भी माजी में इस तरह के बयानात दे चुकी हैं कि ये जो महंगाई हुई है PDM के दौरे हुकूमत में, इस पर मियाँ साहब पूछती हैं। तो आज मियाँ साहब ने वो बातों बातों में इसका इजहार भी किया है और उन्होंने ये कहा है, उनके ये अल्फाज थे कि मैं अपनी हुकूमत जो है वो 2017 तक समझता हूँ, जहाँ जिस वक्त जो है वो हर चीज़ जो थी उसके जो प्राइस थे वो कंट्रोल में थे और उस वक्त जो डॉलर था वो भी 104 का था। और उन्होंने कई जो रोटी की मिसाल दी, आटे की मिसाल दी कि वो भी उस वक्त इतने कम प्राइसेस पे थे, पेट्रोल जो था वो भी सस्ता था। लेकिन फिर वो जो शहबाज शरीफ हैं उनको भी उन्होंने शाबाश दी और दोनों को फिर बैलेंस कर दिया। ठीक है वकास, मजीद बात करते रहेंगे आपसे। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं काशिफ हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। काशिफ हफीज़ साहब, जिस तरह से इलेक्शंस 2024 आ चुके हैं, तकरीबन कुछ ही रोज़ बाकी हैं, अवाम की दिलचस्पी को अगर हम मद्देनजर रखें तो अवाम क्या चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान अब की बार कौन हो? क्योंकि उनकी उम्मीदें हमने देखा कि हमेशा की तरह मुकम्मल नहीं होती रही। कोई भी जमात हो या हुक्मरान उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। जी शुक्रिया। असल में आपने एक बड़ी ट्रिकी सी बात कही है कि अवाम की राय क्या है और अवाम की उम्मीदें क्या हैं। अवाम की राय यकीनन पाकिस्तान में बड़ी अहमियत रखती है और जो इलेक्शन के नतीजे होते हैं बड़ी हद तक वो राय के मुताबिक ही आते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो राय के बरक्स भी होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि अवाम आज किन पार्टियों को पसंद कर रही है, किन जमातों को पसंद नहीं कर रही, लेकिन जमातों के बारे में कोई नर्म गोशा रखती है। लेकिन तमाम चीज़ों का ताल्लुक क्योंकि कम्युनिकेशन से है, तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो है वो इमेज बिल्डिंग के साथ है। तो इलेक्शंस के होने से 2 दिन पहले तक भी राय आमा तब्दील होती रहती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी उसके अंदर। और आपको पता है कि हमारे यहाँ एक पूरा निज़ाम मौजूद है कम्युनिकेशन का भी और इन्फ्लुएंस डालने का भी और इम्पैक्ट डालने का भी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पैरेलल के अंदर साइड बाय साइड चल रही होती हैं, क्योंकि हम लोग बड़ा मल्टी कल्चरल किस्म का है और हमारा तबकात भी अलग अलग है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और अहम चीज़ ये है कि इलेक्शन डे के दिन क्या होता है। इलेक्शन डे मैनेजमेंट जो है वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है एज कम्पेयर विद। और मैं बात कर रहा हूँ 9 से लेकर 5 बजे के दरमियान की, मैं बात उसके बाद की नहीं कर रहा, कि जिसके अंदर आपको अपने वोटर निकाल के लेके आना होता है। वोटर की हिफाजत का मामला भी होता है, लोगों को मोटिवेट भी करना होता है। देखिए हम ये बात देखते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जो वोटिंग टर्नआउट है वो तकरीबन कोई 40-45% होता है अगर कोई बहुत अच्छा हो जाए, अदरवाइज 30-35 होता है। तो सवाल ये भी है जो लाताल्लुकी का मामला है 60 से 70% का, क्योंकि बिल्कुल एक अलग राय रख सकता है कि उनकी राय वो ना हो जो उनकी वोट डल रही हो। और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है और गवर्नमेंट वैसी।
तो अहम मसला तो यह है कि वो जो 60-70% लोग घरों में बैठे रहते हैं, वो क्या मतलब है कि उनका जिम्मेदार गवर्नमेंट को करार दे देना जो है वो उनकी तरफ से भी ज्यादती होगी। जी ठीक है। रिजवान अजीज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है काशिफ हफीज साहब की, और किसी हद तक ये माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि अवाम की दिलचस्पी इस वक्त इलेक्शंस में वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ना वो गहमा गहमी नजर आ रही है, सपोर्टर किसी हद तक मायूस नजर आ रहा है। सर, जिस तरह से आज ये दावा किया गया है कि 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी जाएंगी, क्या ये दावा अब इस बार पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां देना ये एक बड़ा टारगेट है, किस हद तक ये मुमकिन हो सकता है टारगेट पूरा करना? देखिए, ये 1 करोड़ नौकरियों वाले पे आने से पहले काशिफ हमीद साहब बहुत शरीफ आदमी है, उन्होंने कतन वो नहीं कहा जो आपने उनसे मंसूब किया है, ठीक है। और वो जो है उन्होंने ऑल टुगेदर कुछ और बात कही है, लेकिन आपने उससे जो मीनिंग भी ड्राइव कर लिया है, ये अब काशिफ साहब को मैं कहूंगा कि जब उनकी बारी आए तो वो बताएंगे उन्होंने क्या कहा था। जहां तक 1 करोड़ नौकरियों की बात है, वो मैं ये पहले मैं इस 1 करोड़ नौकरी वाली बात कर लूं, फिर मैं काशिफ साहब वाले पॉइंट के ऊपर, और मैं समझता हूँ वो दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, देखिए, 1 करोड़ नौकरी वाला उनसे सवाल किया गया ना अपने सिद्दीकी साहब से, इरफान सिद्दीकी साहब से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं नहीं लिखा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा हम मौके ऐसे पैदा करेंगे कि जिसके नतीजे के अंदर 1 करोड़ नौकरियों के मौके पैदा हों। हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि कम से कम 1 करोड़ नौकरियों के। ठीक है रिजवान अजीज साहब, अगर आप माइंड ना करें तो हम क्यों ना मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आपसे इसी बात पर कंटिन्यू दोबारा से करेंगे। मलिक साहब, जिस तरह से आज नून लीग की तरफ से मंशूर पेश किया गया है, बहुत से दावे किए गए हैं, क्या समझते हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं कि अवाम अब इन दावों पर यकीन करते हुए नजर आ रही है? देखिए, बुनियादी तौर पे खदशात तो आम के बड़े वाजे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई का एक तूफान है वो पिछले 2-3 साल से अवाम उसमें लपेटे हुए हैं। जब ये पीडीएम की हुकूमत आई उस वक्त भी ये कहा गया कि मुश्किल फैसले हमें करने हैं, लेकिन ये आस्ता आस्ता मुश्किल फैसले फिर अवाम के लिए बेहतरी का बायस बनेंगे। लेकिन आज तक शायद जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी है, जो मुश्किल फैसले किए गए, उसके बाद से अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अगर हम 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत है, जब उसकी बात की जाती है, उस पर तनकीद इसलिए की जाती है कि वो हुकूमत में आने के बाद जिस किस्म के दावे थे या जिस किस्म की बातचीत की जा रही थी, वो उसके मुताबिक तो अवाम के लिए कुछ नहीं हो सका। अब 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। हुकूमत दावेदार, जो सियासी जमातें हैं वो दावेदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि वो बिजली जो है वो 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे। मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज का मंशूर सामने आ चुका। पीटीआई जो है वो पहले भी बहुत बड़े बड़े दावे करके इक़्तिदार में आई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो मंशूर से अवाम थोड़े से लाताल्लुक़ हो जाते हैं, और बुनियादी वजह यही होती है कि जब मंशूर पे अमल दरामद नहीं होता, ना टैक्स रिफॉर्म्स कभी की जा सकी हैं इस मुल्क के अंदर, ना उन बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाले जा सके हैं जिसके नतीजे में आज मैशत दबाव का शिकार है। खा इमरान खान साहब की हुकूमत हो, खा मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, खा पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, एमएसटी स्कीम दी जाती रही है, लेकिन उसका कोई खातरफा फायदा मुल्क की सनत को या मुल्क की एक्सपोर्ट को कभी नहीं हुआ। अब उससे ये होता है कि चंद इशराफिया में बैठे हुए लोग उससे फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क की मैशत के लिए कभी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली। अब यही हाल जो है बिजली की बढ़ती कीमतों का है, यही हाल गैस की कीमतों का है। रिजवान रज़ी साहब मुल्क की मैशत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं जहां हम अब पहुंच चुके हैं, और जिस तरीके से हम बिजली जितनी महंगी बना रहे हैं, अब ये कैसे मुमकिन होगा कि इतनी महंगी बिजली बना के अवाम को सस्ती बिजली दी जाए। अब उसके अल्टरनेट जो जराए हो सकते थे, इसहाक डार साहब जब वजीर खजाना थे वो एक बात कहा करते थे कि हम सोलर जो है वो पैनल जो है वो मुफ्त लेके आएंगे, मुल्क के अंदर टैक्स फ्री होंगे। फिर ये कहा कि गाड़ियां जो हैं वो हाइब्रिड गाड़ियों पे कीमत कम कर दी जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दी जाएगी, लेकिन वो ना हो सका। और आज भी कस्टम ड्यूटी जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर। सर, सवाल तो फिर वही है ना कि अवाम के लिए जो इतने प्लान्स कर दिए जाते हैं, ऐलान कर दिए जाते हैं, उन पर अमल दरामद कैसे होगा? क्या ये मुमकिन भी है कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके? क्योंकि अवाम भी यही सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट लेने के बाद हुक्मरान कहाँ गायब हो जाते हैं। इस सवाल का हम जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। और एक दफ़ा फिर से हम बात करेंगे, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मलिक साहब ये बात कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ देना इस वक्त बहुत बुनियादी मसला है और इस मसले पर कैसे काबू पाया जाएगा, इस बारे में भी हम तज्जियाती राय ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान नज़ीर साहब भी, काशिफ हफीज़ साहब भी मौजूद हैं। रिजवान नज़ीर साहब, आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। और जिस तरह से यही अवाम भी हैरान है कि आखिर हुक्मरान वोट लेने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं रहता अवाम का, ना पीने को पानी, ना बुनियादी सहूलियात। फिर क्या हाल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में आवाम का? देखिए, ये जो पीने के पानी की आपने और बेसिक एमिनिटीज की बात की है, ये तो है लोकल गवर्नमेंट्स का। 19वीं तरमीम के जरिए हमारे सूबों ने वफाक से तो इख्तियारात ले लिए, माली भी और इंतजामी भी। लेकिन जो कि 19वीं तरमीम की रूह थी और जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर लिखा गया था, वो था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की और लोकल गवर्नमेंट्स की डेवलपमेंट। कोई भी सूबाई हुकूमत, वो पंजाब की हो और खास तौर पे सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, केपी की हो, वो खुद तो वफाक से गन पॉइंट के ऊपर और सूबाइयत का नारा लगा के फंड्स भी ले लेती है, अख्तियारात भी ले लेती है, लेकिन आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो इस पावर को ट्रांसफर नहीं करती, इन अख्तियारात को भी, उनको फंड को भी। और इसके नतीजे के अंदर वो जो एक आम आदमी के लोकल काम होने चाहिए काउंसलर के जरिए, वो उन कामों के लिए भी एमपीए, एमएनए और सेनेटर से तवक्को करता है। ये काम नहीं हो सकता ऐसे। आपको लोकल गवर्नमेंट्स बनानी है। हम दुनिया से कोई अनोखे नहीं है, अलग नहीं है। दुनिया ने अगर अपने मुकामी मसाइल का हल मुकामी हुकूमतों से के जरिए किया है कामयाबी से, तो वो ये भी करेंगे। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो हेड हुआ है कि कुछ पावर प्रोजेक्ट्स जो थे वो 90 की दिहाई में आए, और 90 की दिहाई के अंदर वो पावर प्रोजेक्ट्स आए तो किसी की उम्र 15 साल थी और किसी की उम्र जो थी वो 20 साल थी। इन सारे पावर प्रोजेक्ट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो खत्म हो जाने चाहिए थे 2011 से लेके 2015 तक, लेकिन वो खत्म नहीं हुए। उनके अंदर किसी के अंदर 10 साल की तौसी हो गई, किसी के अंदर 15 साल की तौसी हो गई, किसी के अंदर हमने 2021 में आके फिर तौसी दे दी। भाई, उनकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी, वो अपनी उम्र पूरी कर चुके, अब उनसे जान छुड़ाइए। अब मसला ये है कि वो पुराने आईपीपीज भी चल रहे थे और ऊपर से हमने नए चाइनीज के भी लगवा लिए। नवाज शरीफ साहब ने 2000 अपने पिछले टर्म के अंदर 2018 वाले टर्म के अंदर 2013 से 18 वाले में, अब नए का भी कैपेसिटी चार्जेस हमने देने, भले हम उनसे 1 यूनिट बिजली ना बनवाएं, और वो पिछला जो लायबिलिटी है उसका बोझ भी हमें उठाना पड़ रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें ऑनेस्टली, आंखें खोल के, तो अगले 3 साल तक इन कैपेसिटी चार्जेस से मुमकिन नहीं है हमारी छुटकारा। और अगर उनसे छुटकारा मुमकिन नहीं है तो आप सस्ती बिजली या बिजली के बिल में कमी को भूल जाइए, कम से कम अगले 3 साल। अगले 3 साल क्या होगा कि वो जो हम एक्सटेंशने देते आ रहे हैं ना मुख्तलिफ आईपीपीज को, उनसे जान छूट जाएगी। हम उन्हें कहेंगे भाई जान आप हमारी जान छोड़ दे। वो जब खत्म उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फिर हमें उनकी कैपेसिटी के 60% के बराबर उनको खामखा की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जब हम वो खामखा की पेमेंट नहीं करेंगे, जो तकरीबन 700 साढ़े 700 अरब रुपए सालाना बनती है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पावर कंज्यूमर को ट्रांसफर करना पड़ेगा हुकूमतों को। इतनी ज्यादा हाई कॉस्ट बिजली के साथ हम सरवाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते, ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज में शामिल नहीं होती। ठीक है, रिजवान अजीज साहब हमारे साथ रहेगा। काशिफ हफीज़ साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। काशिफ हफीज़ साहब, स्पेशली इस बार अब मैं बात करना चाहूँगी कराची की, क्योंकि वो हमेशा से एक महवर मरकज़ रहा है। क्या समझते हैं कि इस दफ़ा कराची में किसकी हुकूमत बनने जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, MQM, या फिर अवाम किसका साथ देना चाह रहे हैं इस दफ़ा कराची में? देखिए, कराची जो है ना वो पाकिस्तान से कोई आइसोलेशन के अंदर नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की सोच एक मौजूद है और वो हम सब जानते भी हैं कि कोई ना कोई एक चीज प्रिवेल कर रही है, तो वो प्रिवेल जो है वो कराची में भी कर रही है। लेकिन कराची के अंदर और बाकी मुल्क के अंदर जो एक फर्क है थोड़ा सा, वो ये है कि कराची के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं या कराची की इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है वो कराची बेस्ड मसाइल के ऊपर चल रही है। बिल्कुल। और कराची के हवाले से इन मसाइल के ऊपर जो भी कोई बात कर रहा है उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना हमें नजर आती है।
एक बात ये जहन में ये भी रखना चाहिए कि लोगों की राय कोई बहुत जल्दी तब्दील नहीं हो जाती, कोई 15 दिन के अंदर। यानी कि किसी ने एक पार्टी को दे दिया है तो ऐसा नहीं होता है कि वो अगली पार्टी अगले इलेक्शन में किसी और को दे, या 1 साल के बाद किसी और को दे दे। हमें ये पता है कि अभी जो 2023 के अंदर जनवरी के अंदर जो इलेक्शन हुए थे बिल्कुल 1 साल पहले, तो उसके अंदर कराची से जमात इस्लामी ने एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की थी, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने की थी। तो जब ये दो पार्टी सामने आई हुई थी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दो पार्टी अचानक से कहीं एलिमिनेट हो जाएं। ये दोनों अपनी जगह मौजूद हैं, ये दोनों अपनी ताकत के साथ मौजूद हैं। अब कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि पहले नहीं थे, और अब वो प्लेयर्स यहाँ पे इस दफा के इलेक्शंस के अंदर सामने आ रहे हैं या अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी पोजीशन बनाई हुई है। कराची से एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पीटीआई के लोग भी कामयाब हुए थे। अब इस वक्त जो मसला नजर आ रहा है, जो हमें कराची में नजर आ रहा है, तो कराची बेस्ड पॉलिटिक्स है, और दूसरी चीज ये है कि कराची के मसाइल के ऊपर इस वक्त भी यह है कि कराची का आप कोई भी मसला उठा के देख लें, कि इलेक्ट्रिक की बात कर लें, गैस की शेडिंग की बात कर लें, स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर लें, उसे हम कहते हैं पार्टी इमेज एसोसिएशन, कि कौन सी पार्टी किस मसले पर सबसे ज्यादा बात कर रही है। तो हमें नजर ये आता है, वो 1 साल पहले भी नजर आया था और इस दफा भी नजर आया है, कि कराची के तमाम मसाइल पे अगर कोई बात कर रहा है तो जमात इस्लामी कर रही है। तो इसी तरह हमारा एक सवाल ये पूछते हैं कि कराची के मसाइल पे कौन सा रहनुमा सबसे ज्यादा बात कर रहा है, तो उसके अंदर भी हाफिज नईमुर रहमान साहब का नाम आता है, और करीब नहीं पटक रहा होता। तो इस तरह की तमाम चीज़ों के अंदर जमात इस्लामी को एक एज हासिल है बाकी सब जमातों के मुकाबले के अंदर। लेकिन यकीनन सड़क पे सब मौजूद हैं। लेकिन यह है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि कराची की जो राय है वो पूरे मुल्क से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये वाली बात भी समझनी चाहिए कि लोगों को जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनको निशान की पहचान और चीज़ों के अंदर बड़े मसाइल हैं उसके अंदर। इतना आसान नहीं है कि अगर कोई कहे कि हम सोशल मीडिया के जरिए सब चीज़ें पहुंचा देंगे, तो चीज़ें इस तरह नहीं पहुंचनी। और द एंड ऑफ द डे कराची, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि कराची के मसाइल जो है वो शायद की मसाइल के ऊपर थोड़ा सा एज ले जाते हैं। वो एज ले जाते हैं तो उसके साथ जो एसोसिएटेड लोग होते हैं उनकी जैसे आप कहें कि प्रोबेबिलिटी कामयाबी की जो है वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। वकास गौरी, हम गुफ्तगू सुन रहे थे रिजवान अजीज साहब की भी और काशिफ हफीज़ साहब की। तो ये सवाल अब ये उठ रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मंशूर पेश किया गया है वो कितनी हद तक हकाइक पर मबनी नज़र आ रहा है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत को अगर हम कंपैरिजन करें, पहले भी दावे करते रहे हैं दौरे हुकूमत में जो मुख्तलिफ हुक्मरान आए, अब भी क्या सिर्फ ये दावे हैं या हुक्मरान को वाकई एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? मुस्लिम लीग नून ने जो मंशूर पेश किया है, अगर इसकी बात की जाए तो 32 कमेटियाँ जो हैं वो कायम की गई थी। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो एक इंतहाई सीजनड पॉलिटिशियन भी हैं और जर्नलिस्ट भी हो रहे हैं, और वो काफ़ी अबूर रखते हैं इन सारी चीज़ों पे। तो उन्होंने ये जो इस मुस्लिम लीग नून के इस मंशूर को एक मुतदल जो मंशूर है वो कहा जा सकता है, एक बैलेंस्ड मंशूर है। बहुत ज़्यादा ख्वाब भी नहीं दिखाए, जैसा कि 1 करोड़ नौकरियों की अभी बात कर रही थी मैं, दीगर मेहमानों की गुफ्तगू तकनीकी खराबी की वजह से उस तरह नहीं सुन सका। तो मेरी जो इरफान सिद्दीकी साहब से बात हुई कि 1 करोड़ नौकरियां आप दे रहे हैं, पहले तहरीक इंसाफ ने भी इसी तरह का मिलता जुलता वादा किया था, तो उन्होंने एक बड़ी बारीक सा जवाब दिया कि ये 1 करोड़ नौकरियां नहीं बल्कि 1 करोड़ नौकरियों के मौके हैं। तो अब ये बात भी अभी जो है वो डिफाइन होना बाकी है कि 1 करोड़ नौकरियों में और उसके मौके में जो है ये मुस्लिम लीग नून क्या फ़र्क समझती है, और अवाम जो है जो वकास, हम इसका जवाब क्यों ना रिजवान रजी साहब से ले लें। रिजवान साहब, जिस तरह से वकास बता रहे हैं कि इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि 1 करोड़ नौकरियां देना और 1 करोड़ नौकरियों के मौके पैदा करना, ये क्या टैक्टिक्स हैं, क्या कुछ नया लाने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से? फ़र्क क्या है इनमें? देखिए, जो आलमी मयार है, जब डॉलर जो था वो 104 का था, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर 2.25 लाख रुपया एक हाथ से दूसरे हाथ में तब्दील हो किसी भी मईशत के अंदर, यानी एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में जाते हैं, तो एक नौकरी पैदा होती है। ठीक है। ये कोई 1 2 3 4 5 6 करके काउंट नहीं की जा रही होती। सरकार ये अज्यूम करती है कि उसने डेवलपमेंट के फंड्स के ऊपर के नाम के ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं या इतने प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें इतने पैसे खर्च हुए हैं, तो वो उसको अगर उस वक्त के मेयार की बात कर दी जाए तो 2.25 लाख में तकसीम करके कहेंगे जी हमारे ख्याल के अंदर मुल्क में इतनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। अब वो जाहिर है कि अब डॉलर 104 का नहीं है, अब डॉलर जो है वो 280 रुपए का है या 278 रुपए का है। तो इसी हवाले से आप उस रेशो को भी ऊपर ले आइए कि अगर तकरीबन कोई 5-1 लाख रुपया, मैं ये समझता हूँ, इस मौजूदा रेशो के ऊपर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है।
अब देखिए हमारी ट्रिलियन ऑफ रुपीस की इकोनॉमी है जिसके अंदर ये पैसा घूमता है। सरकार जो है वो उसका भी कोई 1000 अरब रुपए का अगर चारों सूबे भी मिला लें और वफाक मिला लें तो 1000-1200 अरब रुपया उसका डेवलपमेंट का सालाना एक्सपेंडिचर होता है। तो बस इनको इकट्ठा करके तो इस फार्मूले के तहत जी इतने पैसे जो हैं वो सरकार ने खर्च किए हैं, तो इतनी नौकरियां तो सरकार ने दी हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी को पीआईए में खपा दिया है, किसी को रेलवे में खपा दिया, ऐसा मेरा ख्याल नहीं है और इसको इस तरह से देखना भी मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ रहेगा। अभी हम इस मौजू को मज़ीद भी ज़ेर बहस लेकर आएंगे क्योंकि काफ़ी सवाल हैं जो कि आवाम के जहनों में है। आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मंशूर पेश किया गया है उसको लेकर अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है 2024 की इलेक्शंस की और दीगर जमातों की तरफ से मंशूर पेश करने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि अवाम की दिलचस्पी अभी किस में है, क्योंकि अवाम क्या अब हुक्मरानों पर यकीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं काशिफ हफीज़ साहब से। काशिफ साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त कौन सी बनती हुई नजर आ रही है? वहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परवेज़ खट्टर के बड़े बड़े दावे सामने आए, वो कह रहे हैं कि यकीन कर लें कि हुकूमत हमारी ही बनेगी इस दफ़ा। अवाम की राय क्या है? आपके सर्वे क्या बता रहे हैं? देखिए, जो किसी भी सियासतदान है उसका हक है कि वो कोई भी दावा करे और ये एप्लीकेशन हो सकती है उसके अंदर। लेकिन जो जायजे हैं, जो मैं फिर रज़ी साहब कहेंगे बिल्कुल वो सही ठोकेंगे कि हतमी नहीं हुआ करते, लेकिन केपी के अंदर जो है वो मुस्तकिल तकरीबन ये 12 साल से जैसे आप ये कहें कि पीटीआई जो है वो अपने उरूज के ऊपर है। यकीनन कोई अपने टेन्योर के जमाने के अंदर केपी के अंदर वो वीक और उसके नताइज भी हमने इलेक्शंस के अंदर देखे थे कि जो कि मुहल्लती इंतखाबात हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी गवर्नमेंट हटने के बाद पीटीआई जो है वो बहुत मकबूल जमात के तौर पे सामने मौजूद है। चैलेंजेस जो है वो बहरहाल जो भी किसी भी पार्टी के हुआ करते हैं वो उनके सामने, मतलब जिस तरीके के जिसके कोई निशान ना हो उनको वो चैलेंजेस मौजूद हैं, जिससे कोई दूसरा कोई एडवांटेज ले सकता है, दूसरों को एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन इस बात के अंदर कि बहसियत जमात, तो ऐसा नहीं है कि बहसियत जमात जो है वो केपी में मकबूल नहीं है या वो पंजाब में भी इवन मकबूल नहीं है। ठीक है, मकबूल वो हर जगह है, लेकिन ये है कि उसकी ठीक है। और काशिफ साहब, अगर हम ये बात करें कि क्या इस तमाम तर सूरत हाल, इस तमाम तर सिनेरियो से मौलाना फजलुर रहमान भी कोई फायदा उठा सकते हैं? क्या उन्हें कोई एडवांटेज हो सकता है? देखिए, इस वक्त केपी के अंदर ना पॉकेट्स हैं बहुत सारी, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पॉकेट हैं, जिसके अंदर हम जैसे आप ये कहें कि साउदर्न केपी के अंदर इनकी एग्जिस्टेंस ज्यादा हमें नजर आती है जेयूआई की कंपेयर विद। अच्छा, कितनी साइज है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन साउदर्न पंजाब जो कड़क से नीचे डेरा इस्माइल खान का हिस्सा है, यहाँ पे हमें जेयूआई नजर आती है। सेंट्रल के अंदर हमें कोई दूसरी पार्टी नजर आती है और नॉर्दर्न के अंदर दूसरी पार्टी के अंदर मुकाबला है। केपी बड़ा तकलीफ है, उसके अंदर इस तरह से वो नहीं है। हजारा के अंदर फाइट जो है वो पीटीआई की शायद मुस्लिम लीग नून से है और जमात इस्लामी से है। साउदर्न के अंदर पीटीआई जो है मुकाबला कर रही है जेयूआई से। सेंट्रल के अंदर जो है वो एनपी में मौजूद है और उसके अंदर जो है वो वहाँ पे पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी है, और ये अगर खटक साहब की सारी बात है वो एक ट्रेडिशनल सीट है। और नॉर्दर्न के अंदर जो मुकाबला है वो पीटीआई वर्सेस जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का है। तो ये तमाम की तमाम जगहों पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फायदे, अगर पीटीआई के साथ कोई मिसहैप होता है, कोई चीजें जिस तरीके की हैं, तो एडवांटेज इन पार्टी को मिलेगी। लार्जरली किसी एक पार्टी को एडवांटेज मिलने का चांस जो है वो बहुत। ठीक है काशिफ साहब, ठीक है, आपकी गुफ्तगू हमने सुन ली। रिजवान रज़ी साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनके भी तज्जियाती राय मज़ीद जानने की हम कोशिश कर लेते हैं। रिजवान रज़ी साहब, जिस तरह से नून लीग के मंशूर में पर कैपिटा इनकम $2000 तक ले जाने की बात भी हो रही है, क्या नून लीग की हुकूमत इस दफ़ा ये तमाम तर इकदाम करने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, फीकस आमदनी अगर आप जो है वो $2000 तक ले जाने की बात करते हैं जी, और अपनी एक्सपोर्ट्स को आप अपनी बरामदात को 40 अरब डॉलर पे ले जाने की बात करते हैं, तो ये एक आलमी स्टैंडर्ड माना जाता है कि किसी भी स्टेबल इकोनॉमी के लिए उसकी 10% जो जीडीपी होती है, जीएनपी होती है सॉरी, उसका एक्सपोर्ट में जाना चाहिए। तो अगर 40 अरब डॉलर जो है आपकी एक्सपोर्ट होती है तो आपकी टोटल जीडीपी का जो साइज होगा वो 400 अरब डॉलर हो जाएगा। हम 334 को टच करने के बाद 265 पे वापस आ गए थे बानी पीटीआई के दौर के अंदर, अगर आपको याद हो। ज़ाहिर है उसको आप मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से भी मुंसलिक कर सकते हैं, लेकिन हम वापस आ गए थे उस दौर के अंदर।
अब अगर आपकी जीडीपी का साइज जो है वो 290 बिलियन डॉलर से उठ के 400 बिलियन डॉलर पे चला जाए, तो इसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ जाएगी और वो 2000 क्या 2000 से ज्यादा हो जाएगी अगर हम ये वाला जीडीपी का टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस वक्त आलमी मयार की हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लसेस नहीं है, और अगर हमें आलमी मयार की एक्सपोर्ट सरप्लस बनाने का मसला दरपेश है तो उसके लिए हमारे पास तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत भी नहीं है। और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत के हवाले से मैंने देखा है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का विजन खाली है। यानी यहाँ पे ये भी हुआ कि जो है इस वक्त पंजाब के अंदर टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जो कि मैट्रिक के बाद बच्चों को ट्रेनिंग व्रेनिंग कराती है, वो अदारा कायम है, उसको भी सुना है कि उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है कि वो कोई आलमी मयार का कोई बच्चा ट्रेन ना कर पाए, उसके सर्टिफिकेट को आलमी लेवल के ऊपर या इस रीजनल लेवल के ऊपर भी नहीं माना जाता। तो मेरा ख्याल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। डन, ठीक है रिजवान साहब, ठीक है। वकास गौरी, वकास टाइम इज़ रनिंग आउट, क्या कहेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं, वहाँ से अवाम की राय ले रहे हैं, अवाम का माइंडसेट क्या है और अवाम इस दफ़ा किन्हें वोट देना चाहते हैं? अच्छा, मैं मुख्तसरन अभी इन्होंने केपीके की बात की तो आज मियां नवाज शरीफ ने केपीके के लोगों से शिकवा भी किया और उनका कहना है कि वो बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये मियां नवाज शरीफ के आज अल्फाज थे और उनका कहना था कि ये जो बीमारी थी, एक साबिका वज़ीर आज़म के बारे में उन्होंने नाम लिया बगैर कहा कि ये भी उधर से ही आई थी, अगर हम उधर ही उनका रास्ता रोक देते तो फिर ये बीमारी ना फैलती। अब दूसरी बात की जाए कि अवाम, मैंने मियां नवाज शरीफ का हल्का मैंने 130 उसका भी वहाँ भी आम लोगों से बात की है, जो दीगर हल्के हैं वहाँ भी मैं गया हूँ। आम आदमी, अगर आप मुझसे सच सुनना चाहें तो वो मियां नवाज शरीफ पे यकीन करने पर तो तैयार है, लेकिन शहबाज शरीफ पे यकीन करने पे तैयार नहीं है। ठीक है, और आम आवाम जो है वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से हमें कम से कम बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएं, हमारा लाइफस्टाइल और हमारे साथ जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए इकदाम किए जाएं। लेकिन इलेक्शंस भी करीब हैं और इलेक्शंस के दिन ये पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ हैं। आज तक के लिए इतना ही, देखते रहिए नेओ।